नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम आरपीएफ की नवी क्लास आपके लिए लेके आए हैं। हम 8 क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज ये आरपीएफ की नवी क्लास है दोस्तों। ठीक है, हर क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपका जो जीके जीएस का पोर्शन 50 नंबर का है, अगर आप लोग ये डेली बेसिस पर क्लासेस देखते हैं तो आपके 100% 50 में से 50 आएंगे दोस्तों, ये गारंटी है दोस्तों। ठीक है, बस आपको क्लास अंत तक वॉच करना है। चलिए बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 का जवाब दीजिए। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने, 1760 में, 1576 में, 1539 में या 1526 में। कमेंट करिए, जल्दी से बताएं दोस्तों। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करिए। अंत तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट देखने को मिलेगा आपको इस क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, वांडीवास का युद्ध। तो यहाँ पर आप लोग किस ऑप्शन को टिक करेंगे? यहाँ पर आपके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। वांडीवास का युद्ध कब होता? 1760 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1760 में। किस किस के बीच में होता? एक तरफ फ्रांसीसी थे, दूसरी तरफ अंग्रेज थे दोस्तों, ये ध्यान रखना। फ्रांसीसी और अंग्रेज थे दोस्तों। कौन कौन थे? फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज। फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज। 1576 में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ, कोई बताएगा? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध। ठीक है, 1576 में होता है दोस्त। ठीक है, 18 जून 1576 में। 1539 में चौसा का युद्ध, ध्यान रखेंगे, चौसा का युद्ध एग्जाम में पूछा जाता है। चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। यहां पर दोस्तों हुमायूं हार जाता है दोस्तों और शेरशाह सूरी जीत जाता है। चौसा का युद्ध। और 1526 में तो आप सभी भली बातें जानते हो, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था दोस्तों। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, पानीपत का युद्ध। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो आपके एग्जाम में सीधे के सीधे छपते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 167 बताइए, सुकेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम या बिहार? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे दोस्तों। जैसे आपको पूछे जाते हैं ना, रंग मंदिर, रंगजी मंदिर, प्रेमजी मंदिर, रंगजी प्रेमजी मंदिर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। रंग मंदिर और प्रेम मंदिर, रंग और प्रेम मंदिर, रंग मंदिर और प्रेम मंदिर दोस्तों। रंग मंदिर और प्रेम मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। यहां पर आपके लिए ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? यहां पर ऑप्शन ए नहीं होगा, आपको सुकेश्वर मंदिर पूछा दोस्तों। सुकेश्वर मंदिर कहां पर है? तो यहां पर आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब नहीं जाएगा दोस्तों। ये कहां पर है, कमेंट करिएगा। ये आपके दोस्तों असम में है दोस्तों। कहां पर है? असम में। यहां पर आपके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। असम में दोस्तों। कामाख्या मंदिर भी असम में ही है दोस्तों। कामाख्या मंदिर कहां पर है भाई? कामाख्या मंदिर कहां पर है? असम में है। कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है? असम में। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? सतलज काली सिंध, तीस्ता ब्रह्मपुत्र, सिंध सतलज नदी या काली या तीस्ता नदी? कमेंट करिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। आपके जीके जीएस का पोर्शन पूरा इन्हीं क्लासेस से कवर होगा दोस्तों। बताइए, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय आता है दोस्तों, कोई कमेंट करेगा? देखिए दोस्तों, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हमेशा कौन सा आएगा? असम हिमालय आता है दोस्तों। कौन सा आता है? असम हिमालय। यहां पर मैं लिख देता हूं असम हिमालय। असम हिमालय, असम हिमालय आता दोस्तों। असम हिमालय आता है। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय आता है? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, पंजाब कह लो या कश्मीर हिमालय कह लो। पंजाब हिमालय कह लो या कश्मीर हिमालय कह लो। पंजाब कह लो या फिर कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय आता है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हिमा लिख रहा हूं। ठीक है, आप समझ जाइएगा। काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय आता है दोस्तों, कोई कमेंट करें जिन बच्चों को आता है। तो यहां पर जो बार बार पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट है, वो है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में आता है? काली और तीस्ता। नेपाल हिमालय, काली सिंध नहीं, मतलब काली और तीस्ता नदी, नेपाल हिमालय। ठीक है, आपको पूछा है कुमायूं हिमालय, ये आता है सतलज और काली सिंध नदियों के बीच में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169 जवाब दीजिए। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? गर्दन में, पैरों में, पांव में या घुटने में? सभी स्टूडेंट्स बताएं। जो भी स्टूडेंट नए चैनल पर विजिट करो उनको मैं बता देता हूँ, क्लास का टाइम 8 PM रहता है दोस्तों। आपको 8 PM डेली बेसिस पर जुड़ना है और अपनी तैयारी को एनालाइज करना है। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें एक बार जल्दी से, सभी स्टूडेंट में शेयर कर दें क्लास को।
तो यहाँ पर आप लोग बी ऑप्शन टिक करेंगे। ये पैरों में पाई जाती है, जो टिबिया नामक की हड्डी वो कहाँ पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। यहाँ पर आप लोग बी ऑप्शन टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 जवाब दीजिए। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। सिमुक, सातकर्णी या गौतमी पुत्र सातकर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें, जल्दी से बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चंस देखकर चले जाते हैं, जितनी भी क्लासेस आपकी होती हैं एग्जाम से पहले ये सारी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी दोस्तों अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आप जीके जीएस का जो 50 नंबर का पोर्शन है उसमें आप अच्छा स्कोर करके आओगे। तो यहाँ पर आप सिमुक ध्यान रखेंगे दोस्तों। सातवाहन वंश की संस्थापक कौन है, सिमुक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 171, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। उड़ीसा के लिंगराज मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। चंदेल शासकों के द्वारा, मौर्य शासकों के द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा या गंग शासकों के द्वारा। कमेंट करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा के लिंगराज मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, बताएं सभी स्टूडेंट्स, क्या राइट ऑप्शन होगा। उड़ीसा के लिंगराज मंदिरों का निर्माण करवाया था गंग शासकों के द्वारा। किनके द्वारा, गंग शासकों के द्वारा। यहां पर आप लोग ऑप्शन डी को टिक करेंगे सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, भारत में विशालतम लेंगू झील निम्न में से कौन सी है दोस्तों। यहाँ पर इसको आप लागू काटें, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ, माफी चाहता हूं। इसके यहाँ पर लेंगुन झील होगा, लेंगुन झील, लेंगुन झील है ना। यहाँ पर आप लेंगुन झील करिए दोस्तों, लेंगुन झील। ठीक है, यहाँ पर आप लेंगुन झील करिए, लेंगुन झील। यहाँ पर दोस्तों लेंगुन झील है दोस्तों। कौन सी झील है, लेंगुन झील है। कौन सी है, पुलिकट झील, चिल्का झील, सांबर झील या पेनांग झील। कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब। दोस्तों देखो, लेंगुन झील का मतलब क्या होता है कि खारे पानी की झीलें। क्या होता है ये लेंगुन झील, किस प्रकार की टाइप की होती है, खारे पानी की झीलें। अब मैंने आपको इतना हिंट दे दिया, अब तो आप जवाब दीजिए। खारे पानी की झीलें होती है, लेंगुन झील किस प्रकार की झीलें होती है, खारे पानी की होती हैं। तो यहाँ पर खारे पानी की झील तो एक ही दिख रही है, चिल्का झील, जो कहाँ पर है, ओडिशा में है। ओडिशा में है चिल्का झील, ओडिशा में दोस्तों। ठीक है, भारत में सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील है दोस्तों, जो ओडिशा में। और सांबर झील आप सभी को पता है, ये भारत में सबसे लवणीय झील है, जो कहां पर है, राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। सांबर झील राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में सांबर झील। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। पेनांग झील आप सभी को पता है, ये लद्दाख में है दोस्तों। कहां पर है, लद्दाख में। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि यहां पर भारत और चीन का बहुत विवाद रहता है दोस्तों। इस झील को लेकर भारत और चीन के बीच में बहुत विवाद रहता है। भारत और चीन के बीच में विवाद, भारत प्लस चीन विवाद, इसमें भारत और चीन का विवाद रहता है। भारत और चीन का विवाद रहता है इस झील में। ठीक है, अब बची पुलिकट झील। ये दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश की है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश। यहां पर कौन सा द्वीप स्थित है, कोई बताएगा। पुलिकट झील पर कौन सा द्वीप स्थित है, कोई बताएगा। यहां पर दोस्तों कौन सा द्वीप है, कोई कमेंट करके बताएं जल्दी से। यहां पर श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है दोस्तों, हरिकोटा द्वीप स्थित है, हरिकोटा द्वीप स्थित है, हरिकोटा द्वीप स्थित है, हरिकोटा द्वीप स्थित है। यहां पर दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है दोस्तों, इसरो का। ठीक है, यहां पर आपको लिए बी ऑप्शन सही जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 का जवाब दें। निम्न में से कौन प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री रहे थे दोस्तों, बताइए। आर.के. गुजराल, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो यहां पर आप टिक करेंगे मोरारजी देसाई दोस्तों, ये प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। ठीक है, और ये चौधरी चरण सिंह तो दोस्तों संसद में जो एक भी बार जो गए नहीं, मतलब है ना, वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जो संसद के मत में एक भी बार नहीं गए थे, वो चौधरी चरण सिंह थे दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप लोग मोरारजी देसाई टिक करेंगे, ऑप्शन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, जल्दी से बताएं। बात करें आरबीआई की दोस्तों, आरबीआई दोस्तों एक आरबीआई एक्ट आता है दोस्तों 1934 का, आरबीआई एक्ट आता है 1934 का, आरबीआई एक्ट आता है। उसके तहत दोस्तों आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में क्या होती है, आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में, 1935 में 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। देखिए 1935 से लेके 1935 से लेके
1937 तक इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता में था। इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता में था, कोलकाता में, कोलकाता, इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था दोस्तों, ठीक है। फिर 1937 के बाद 1937 के बाद इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर शिफ्ट हो गया? मुंबई में, मुंबई में शिफ्ट हो गया, मुंबई में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं बातें, ठीक है। और इसके जो प्रथम गवर्नर बने थे वो कौन थे? सीडी देशमुख थे दोस्तों। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग इसको पूरा ध्यान से देखेंगे। बाकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं। अभी तक हमने कितनी 8 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। ये आरपीएफ की 9वीं क्लास है। इन सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 175 जवाब दीजिए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट करिए 15 जनवरी को, 10 जनवरी को, 12 जनवरी को, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बात करें 15 जनवरी को दोस्तों, 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखेंगे इंडियन आर्मी दिवस। यहां पर मैं लिख देता हूं इंडियन आर्मी दिवस, इंडियन आर्मी दिवस, इंडियन आर्मी दिवस, इंडियन आर्मी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 जैन को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कोई कमेंट करेगा? 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कोई कमेंट करेगा? नहीं, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। और 12 जनवरी को क्या मनाते हैं बताइए कमेंट करके। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी टिक किया बिल्कुल सही टिक किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन एक बार आता हुआ। बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे, बहुत ही ईजी है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है भाई? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर मैं नाम लिखता हूं तो राजीव गांधी। ये दोस्तों प्रधानमंत्री के पद पर बने थे, लेकिन सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में दोस्तों। ये आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उद्यान है? कोई बताएगा दोस्तों? इसमें जो एक ही उद्यान है जो बार बार पूछा जाता है, एक नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? इजी क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये एग्जाम में पूछे गए उद्यान है दोस्तों, जो मैंने आपके सामने लिखे, ठीक है। ध्यान से इन्हें देखिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपको पूछा इंद्रावती, ये दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों। इंद्रावती एक नदी भी है दोस्तों, इंद्रावती नदी भी है। इस पे कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? इस पे चित्रकूट जलप्रपात बना हुआ है, इस पे चित्रकूट जलप्रपात बना हुआ है, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, इस पे चित्रकूट जलप्रपात बना हुआ है, जलप्रपात, वाटरफॉल है ना, चित्रकूट वाटरफॉल बना हुआ है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 27। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि प्रधानमंत्री के पद को कौन अपॉइंट करता है? बताइए दोस्तों, इनके पद को कौन अपॉइंट करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है इनकी, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और किस आर्टिकल में होती है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है दोस्तों, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करता है इनको? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 78 के तहत दोस्तों, जैसा कि आपको बताया दोस्तों 78 तक दोस्तों। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में वो कौन से प्रधानमंत्री थे जो सबसे लंबे समय तक पद पर रहे थे? दोस्तों वो कौन से प्रधानमंत्री थे? कमेंट करके बताइए आप लोग।
ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, कमेंट करिए भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री थे जो अपने पद पर सबसे लंबे समय तक रहे थे, और वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर सहित रहते हुए मृत्यु हुई थी दोस्तों। वो 3 प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं, तो पहले तो मैं बता देता हूँ। एक पहले प्रधानमंत्री वो हैं जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे इंदिरा गांधी और तीसरे लाल बहादुर शास्त्री। 11 जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये 3 प्रधानमंत्री हैं जो पद पर रहे थे, इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 बताइए, द लाइफ डिवाइन निम्न में से किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी जी या गुरु नानक देव? कमेंट करके बताइए दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इंडियन विंस फ्रीडम, इंडियन विंस फ्रीडम, इंडियन विंस फ्रीडम, इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। इंडियन विंस फ्रीडम, इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। अरविंदो घोष दोस्तों, अरविंदो घोष द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ डिवाइन सावित्री पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंदो घोष है दोस्तों। यहां पर बी ऑप्शन सही जाएगा। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ दोस्तों, ये गांधी जी की पुस्तक है जो गुजराती भाषा में लिखी हुई है। हिंद स्वराज में इन्हीं की पुस्तक है। गुरु नानक देव की एक पुस्तक है जपूजी, जपूजी ध्यान रखेंगे। गुरु नानक देव की एक पुस्तक है जपूजी दोस्तों। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 179, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए। भाविना पाटिल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से, बॉक्सिंग से, क्रिकेट से या कुश्ती से? कमेंट करके बताएं। भाविना पाटिल का संबंध किस खेल से? सभी स्टूडेंट्स बताएं। भाविना पाटिल का संबंध टेबल टेनिस से दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहां पर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, 180। सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? बृहस्पति को, पृथ्वी को, शुक्र को या शनि को? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे। जो भी स्टूडेंट सी ऑप्शन को टिक करें बिल्कुल सही टिक करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? जल्दी से बताइए। अल्बर्ट झील, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील या बेकाल झील? दोस्तों बताइए दोस्तों। सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठी झील है, मीठे पानी की झील है दोस्तों। सुपीरियर झील मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील, विश्व की मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, ठीक है। आपको पूछा किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है, तो वो झील कौन सी है? वो है विक्टोरिया झील दोस्तों, विक्टोरिया झील। यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। ये विक्टोरिया झील कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों। ये व्हाइट झील कहां पर है? दक्षिण, विक्टोरिया झील कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। यहां पर सी ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 182। यहां पर सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपके क्लियर कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राखीगढ़ी स्थल, राखीगढ़ी स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, पाकिस्तान में, राजस्थान में या गुजरात में? दोस्तों चाहे राखीगढ़ी बोलो चाहे बनावली, हरियाणा में देखने को मिलेंगे। बनावली, ठीक है, बनावली दोस्तों। राखीगढ़ी स्थल दोस्तों गग्गर नदी पर स्थित है दोस्तों, गग्गर नदी पर। किस नदी पर स्थित है? गग्गर नदी पर। गग्गर नदी पर एक सभ्यता और स्थित है, कालीबंगा सभ्यता दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता भी गग्गर नदी पर ही स्थित है दोस्तों, ठीक है। और बाकी दोस्तों आप पाकिस्तान में ध्यान रखेंगे 3 स्थल कभी नहीं भूलेंगे। एक तो हड़प्पा, एक तो हड़प्पा स्थल, दूसरा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, और तीसरा चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो स्थल, चन्हुदड़ो स्थल, ठीक है। ये तीनों के तीनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में दोस्तों। हड़प्पा आप ध्यान रखेंगे रावी नदी पर है, हड़प्पा किस नदी पर है? रावी पर है, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, ठीक है, ये सिंधु नदी पर है। चन्हुदड़ो सिंधु नदी पर है, ठीक है। हड़प्पा के खोज करता कौन है? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो के खोज करता कौन है? राखलदास बनर्जी। चन्हुदड़ो के खोज करता कौन है? आरसी मजूमदार, ठीक है। राजस्थान में मैंने बता दिया आपको। और गुजरात में दोस्तों आप लोथल, धोलावीरा, लोथल ये ध्यान रखेंगे, और सुरकोटड़ा, लोथल, लोथल और धोलावीरा, लोथल और धोलावीरा, लोथल ध्यान रखेंगे, धोलावीरा ध्यान रखेंगे, और सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा ये स्थल पूछे जाते हैं, कोटड़ा, ठीक है। ये स्थल किसके हैं? गुजरात में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु। यह शांत घाटी भी उसी राज्य में स्थित है जहां पर दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है दोस्तों, अन्नामलाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई केरल में स्थित है और शांत घाटी भी केरल में ही स्थित है दोस्तों, ठीक है। ये केरल वही है जब पुर्तगाली दोस्तों आए थे जिन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी कोचीन केरल में दोस्तों। कहां पर खोली थी? कोचीन केरल में। और दूसरी कहां पर खोली थी? कन्नूर केरल में दोस्तों। और जो पुर्तगाली भारत में आया था 1498 में, वास्को डी गामा, उसने दोस्तों कलिकट केरल में प्रवेश किया था दोस्तों, ठीक है। तो ये केरल इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तरीके से, ठीक है दोस्तों। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जब व्यापारिक कोठी केरल में फर्स्ट खोली गई थी तब उस समय कौन सा अंग्रेज का गवर्नर आया था दोस्तों? फ्रांसीसी दी अल्मेडा आया था। कौन सा आया था? फ्रांसीसी दी अल्मेडा, पहला पुर्तगाली गवर्नर आया था, फ्रांसीसी दी अल्मेडा, अल्मेडा, ठीक है, अल्मेडा। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। यहां पे मैं लिख देता हूं पहला पुर्तगाली गवर्नर था, पहला पुर्तगाली गवर्नर था, पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। पहला पुर्तगाली गवर्नर था दोस्तों। कहां पर आया था? केरल में। केरल में ध्यान रखें, कोचीन केरल में आया था, कोचीन केरल में पहली व्यापारिक कोठी खोली थी दोस्तों, कोचीन केरल। यहां पर केरल टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1505 में दोस्तों वापिस आता है एक और गवर्नर दोस्तों, अलबुर्क आता है दोस्तों। वो कहां पर? कन्नूर केरल में व्यापारिक कोठी खोलता है, जो शांत जल की नीति को दोस्तों ये क्या करता है? शांत जल नीति अपनाता है। और जो शांत जल नीति को जो खत्म करता है वो सेकंड गवर्नर आता है जिसका नाम है अलबुर्क। शांत जल की नीति को अपनाता है, शांत जल की नीति को अपनाता है, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों पुर्तगालियों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184 बताइए, राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय दोस्तों, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा है? महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इनमें से कोई नहीं। बात करें राजा राम मोहन राय की दोस्तों, इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है दोस्तों इनको, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का इनको निर्माता कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? भारतीय पुनः जागरण के पिता कहा जाते हैं, पुनः जागरण के जनक कहा जाते हैं, पुनर्जागरण के जनक कहा जाते हैं, पुनर्जागरण के जनक, पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है दोस्तों इन्हीं को, ठीक है, पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है दोस्तों इनको? कमेंट करिए, पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है। और दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि इनकी जो दोस्तों इनकी जो डेथ होती है वो दोस्तों इंग्लैंड में होती है दोस्तों, इंडिया से बाहर होती है, ठीक है। और इनके बारे में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे एक चीज़ और कि दोस्तों इनको जो राजा की उपाधि है वो किसने दी? राजा की उपाधि दी अकबरदित्य ने। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राजा की उपाधि, राजा की उपाधि किसने दी है? राजा की उपाधि, राजा की उपाधि इनको किसने दी है? तो यहां पर मैं लिख देता हूँ राजा की उपाधि दोस्तों इन्हें अकबरदित्य ने दी है, अकबरदित्य ने इनको राजा की उपाधि दी है, अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर पूछा युगदूत किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा दोस्तों। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंतिम प्रश्न है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन रहे थे? गुलजारी लाल नंदा, सीडी देशमुख, महात्मा गांधी जी या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सीडी देशमुख के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, आरबीआई के पहले गवर्नर थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पहले गवर्नर थे, आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ये कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर थे, अभी अपन पढ़कर आए हैं इसे। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे, ठीक है। आरबीआई की स्थापना सभी को बताइए मैंने 1 अप्रैल 1935 में होती है। उससे पहले आरबीआई रेगुलेटिंग एक्ट आता दोस्तों 1934 का, उसी के तहत होती है दोस्तों, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो आज की क्लास को मित्रों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ, आप लोग कमेंट करिए बेझिझक होकर, ठीक है। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करिएगा। अगर ये कंटेंट, ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करें दोस्तों। आप शेयर जरूर किया करें दोस्तों, और रेस्पॉन्स भी क्या करें, हर कमेंट का कमेंट सेक्शन में आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी हमने क्लास कंप्लीट करी है ना, जैसे आज हमारी आरपीएफ की 9 क्लास कंप्लीट हो गई, इन सभी क्लासों की
PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए, आप लोग उनका फायदा उठाइए, अच्छे से पढ़िए दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिलती है मेरे टेलीग्राम चैनल को। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। हमारी क्लास का टाइम दोस्तों 8 PM रहता है, आप लोगों को डेली 8 PM पर जुड़ना है दोस्तों, ठीक है। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं, यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को भेजे, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, रिप्लाई मिल जाएंगे। कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।